फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरडब्ल्यू वाला पर। और आज की क्लास आप लोगों के लिए एसएससी एमटीएस के लिए जो जीके जीएस का जो आपका सेट नंबर 3 है उसकी क्लास हम इसमें आपका लेने वाले हैं, जो कि आपके नवीन सर के द्वारा ये जो क्लासें ली जा रही हैं उसका हैंड रिटन नोट्स के साथ रिवीजन कराने के लिए, आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की क्लास का जो आपका पहला प्रश्न है वो कहता है, यानी कि इसमें जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 था उसके रिवीजन यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये क्या कहता है, रिवीजन प्रश्न है जिसमें भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, तो आपका 1910 में लगाया गया था। ब्रिटेन ने इस पर लगाया था और इसको फिर से शुरुआत किसने की थी, तो पीटी नेहरू ने इसको फिर से शुरुआत किया था। मारूनी फोक डांस कहाँ का है, ये सिक्किम का है, याद रखना है कहाँ का है, सिक्किम का है। ग्रैमी पाने वाली पहली भारतीय यानी ग्रैमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय कौन थी, तन्वी शाह थी। तो जो आपका फ्रेस्को पेंटिंग है वो कहाँ की है, तो सभी हरियाणा की देखने को मिलती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी है, तो ये आपका अरुंधति रॉय की है। और गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी है, ये अरुंधति रॉय की है दोनों, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग और एक और है आपका गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपका अरुंधति रॉय की हैं। अगर जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्ट नेमी थे। नागरिकता संशोधन में अब तक नागरिकता जो अधिनियम है उसमें 6 बार संशोधन किया जा चुका है। ग्रीन प्लेनेट की बात करें तो आपका जो है यूरेनस अर्ड है, जिसे ग्रीन प्लेनेट जिसे कहा जाता है। पिच ब्लेड ये यूरेनियम का एस्क है। और आपका हॉकी मैच कितनी देर होता है, तो 60 मिनट ये होता है, और इसमें 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। क्या होता है, 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं। अगला है तो आपका जो अब ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसके प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो गुड़िया कुनीता कहाँ का फोक डांस है, कर्नाटक का है। डोलू कुनीता, पटा कुनीता, कुनीता आए तो कहाँ का है, कर्नाटक। और यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। अगला प्रश्न, वीर गासे है, लांबी है, सुग्गी है, बेलाटा, भूता, आराधना और आपका बालाकाट और आपका नागमंडला, ये सभी के सभी कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। अगला केरल के हैं, पडियानी और परिचकली। तमिलनाडु का कौन कौन सा है, तो आपका मयल अट्टम और ओयल अट्टम और सिलबट्टम, ये सभी के सभी कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। बिहार का है विदेशिया जितिया, विदेशिया जितिया यानी या जो शब्द आए विदेशिया और जितिया, ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, केलुचरण महापात्रा, ये ओडिसी से रिलेटेड हैं और इन्होंने ओडिसी को क्या किया है, पुनर्जीवित किया है इन्होंने। पद्म विभूषण पाने वाले पहले ओडिसी कलाकार हैं सुजाता महापात्र और आपका रविकांत महापात्र। रतिकांत कहाँ के, तो ये आपके ओडिसी के कलाकार हैं। पंकज चरण दास, सेवा प्रसाद दास और दुर्गा चरण दास, ये कहाँ के हैं, तो ये भी आपके ओडिसी से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो आपका सृजन कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो केलुचरण महापात्रा ने की थी, जो कि ओडिसी से रिलेटेड हैं और इन्होंने 1993 में किया था और 1994 से इसको स्टार्ट कर दिया गया था। कुचिपुड़ी के कलाकार हैं हलीन खान, राधा रेड्डी, जैसे स्वर्णा और स्वर्णा। मणिपुरी की झावेरी बहनें हैं, 4 झावेरी बहनें हैं। प्रियना आपका कौन सी है, आपका स्वर्णा, जो दर्शना, नैना, रंजना और स्वर्णा, ये सभी की सभी मणिपुरी की झावेरी बहनें हैं और इनके गुरु थे गुरु विपिन सिंह। 4 बहनें ये मणिपुरी की नृत्यंगनाएं। अगला है गुरु अमली सिंह और गुरु नंद कुमार सिंह, ये कहाँ के, तो ये मणिपुरी के देखने को मिलते हैं। भरतनाट्यम कट्टीवाला सरस्वती और रुक्मणी अरुंडेल भरतनाट्यम के कलाकार हैं। किरण उत्सव कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा, बिठोबा और निराली पूर्णिमा, ये समुद्र देवता को समर्पित है ये। और जो आपका बाणगंगा उत्सव 1932 से स्टार्ट किया गया, ये भी आपका कहाँ का, तो ये भी साथ ही आपका महाराष्ट्र के हैं। पोला उत्सव, बेल पूजा, ये भी महाराष्ट्र का। गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, जो कि अभी यहाँ से यानी अभी बीती है, ये गणेश चतुर्थी हुई है और 11 दिन तक ये मनाई जाती है। तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में इसकी स्टार्टिंग की थी, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। खंडोबा और कोजगिरी ये फेस्टिवल हैं, ये भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। हौजागिरी कहाँ का है, त्रिपुरा का है। कहाँ का है, त्रिपुरा का है। पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, तो होस्ट उरुग्वे में हुआ, 1930 में हुआ था। जीता उरुग्वे था, हारा अर्जेंटीना था। और इसमें जो उरुग्वे के जो कैप्टन थे वो था मोंटेवीडियो, कहाँ हुआ था, मोंटेवीडियो में। और इसके जो कैप्टन थे वो थे आपका ब्यूनस आयर्स। अगला है सेकंड वर्ल्ड कप कब होता है, होस्ट इटली में हुआ था, फुटबॉल का ही था ये। और इसमें और एक होता है आपका 1956 में, क्या होता है, 1956 में भारत में भाग लिया था फुटबॉल में, सिडनी में ये हुआ था, सिडनी ओलंपिक, और ये 4थी रैंक भारत की इसमें रही थी। फुटबॉल शीर्ष संस्थान, फुटबॉल कराती है उसकी शीर्ष संस्था आपका फीफा, जो कि 1904 से स्टार्टिंग होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, ज्यूरिख, पेरिस में है, यानी फ्रांस में है, पेरिस के ज्यूरिख में है।
और इसमें शामिल 1948 में भारत हो गया था फीफा में। 2022 में फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है और होस्ट कहाँ हुआ है, कतर में हुआ है। और आपका 2034 का कहाँ होने वाला है, तो सऊदी अरब में होगा। और जो 2022 का है उसमें अर्जेंटीना और फ्रांस ने फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें अर्जेंटीना जीती और फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था। 2026 में कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होंगे फुटबॉल विश्व कप, और 2030 के अभी फिक्स नहीं हुए हैं। तो ये आपको बस क्या ध्यान में रखना है कि जो फुटबॉल विश्व कप है वो 2034 के कहाँ होंगे, 2026 के कहाँ होने वाले हैं। अगला है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 6 विकेट से जीत लिया है। हारा कौन है, इंडिया इसमें हारा है। अगला है जो आपका ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार, 6 बार, ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है, 6 बार जीत चुका है। कब कब जीता है, तो आपका 87 में, 99 में, 2003 में, 2007, 2015, 2023 में। भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता 2 बार, कपिल देव की कप्तानी में 1983 में और 2011 में माही के काल में, यानी माही जिस समय, यानी माही अर्थात महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने जीता था 2011 में। 2023 वर्ल्ड कप की बात होगी तो फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच होता है। और 5वीं की बात होगी तो 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये साथी चले थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इसका पहला मैच होता है, जो कि अहमदाबाद गुजरात में देखने को मिलता है। मोटेरा स्टेडियम के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज इसमें विराट कोहली रहे, जिन्होंने 765 रन बनाए थे। और मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, तो ट्रेविस हेड रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने 24 विकेट ली थी, और सबसे ज़्यादा 6 रोहित शर्मा, हिटमैन रोहित शर्मा 31 छक्के साथ इन्होंने लगाए थे। 2023 का होस्ट कौन रहा है, इंडिया रहा है। 2023 में 1987, 96 और 2011 में कंप्लीट रूप से इंडिया ने इसकी मेजबानी की है। श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया गया। अगला है 2023 में शुभंकर स्टेपी हाथी रहे हैं। शुभंकर स्टेपी हाथी इसमें 2023 के शुभंकर रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला 1975 को और सेकंड आपका 1979 को हुआ था, और वेस्ट इंडीज ने इसको जीता था। अगला प्रश्न है 1983 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया और पहला खिताब अपने नाम किया था वर्ल्ड कप का। अगला प्रश्न है टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई 2.74 मीटर होनी चाहिए, अर्थात लगभग 9 फीट ये होती है। और ऊंचाई की बात करेगा तो 76 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 फीट, अर्थात और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, 5 फीट, और इसकी जो है आपका चौड़ाई 5 फीट होनी चाहिए, अर्थात 1.10 यानी 1.5 मीटर इसके बारे में बताया गया। नेट की ऊंचाई 6 इंच होती है नेट, और बॉल का जो वजन होता है वो 2.4 से 2.53 ग्राम तक होता है, यानी बहुत ही बेसिक इसमें बॉल होती है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ हेडक्वार्टर लुसाने में है। ओलंपिक में शामिल हुआ 1988 में। टेबल टेनिस चाइना नेशनल गेम है, टेबल टेनिस चाइना का। मनिका बत्रा कौन है, मनिका बन्ना कौन है, तो वो ओलंपिक में है, 16वें राउंड में पहुंचने वाली फर्स्ट है, यानी कि 16वें राउंड में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है जो आपका मनिका बत्रा है ओलंपिक में। और आपका शरद कमल पेरिस ओलंपिक में ध्वजवाहक रहे हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है, और इंडियन होम रूल किसने लिखी है, दोनों की दोनों महात्मा गांधी ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी गई है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो महादेव देसाई ने किया है। अगला आता की टू हेल्थ ऑल मेंस आर ब्रदर, द ग्रीन पैम्पलेट, और आपका SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी है, इंडियन स्ट्रगल। ठीक है। और ये सभी के सभी किसके हैं, महात्मा गांधी के। सरोजिनी नायडू की कौन सी, द विलेज सॉन्ग, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, तो ये मेघनाथ देसाई की है। किसकी है, मेघनाथ देसाई की देखने को मिलती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं। किस एयरपोर्ट को अशोक बकुला रिम्पोचे के नाम से भी जाना जाता है, तो लेह को। किसको साथी, लेह को। गुवाहाटी कहाँ पर है, गुवाहाटी आपका एयरपोर्ट है बारदोली एयरपोर्ट। गोवा में कौन सा है, तो गोवा में दावोलिम, और गुवाहाटी में कौन सा, बारदोली। और बेंगलोर में कैंपेगौड़ा है, कैंपेगौड़ा जो कि पहला पेपरलेस एयरपोर्ट बन चुका है भारत का। नागपुर में कौन सा, डॉक्टर BR अम्बेडकर एयरपोर्ट है। और झारखंड रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, और कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस आपका एयरपोर्ट। सिक्किम, अब बात करने वाले सिक्किम में पोंग योंग सोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर खोला गया है। अरुणाचल में डोनीपोलो एयरपोर्ट है। अगला है सौर ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा, कोचिन। भारत का सबसे व्यस्तम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि आपका दिल्ली में है। भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका कौन सा, जुहू
एरोडोंग, जो कि बॉम्बे में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य में उसकी जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात शहरी क्षेत्रों में? महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग बाहर रहते हैं भारत में, तो 68.84% लोग कहाँ रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। वही बात करें आपका 31.16% आपका शहरी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1872 में क्या, तो अनियमित जनगणना की गई थी, किसके द्वारा, मेयो के द्वारा। नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में आपको प्रत्येक 10वें वर्ष में होती थी, ये रिपन के समय पर स्टार्ट की गई थी। 2011 से 2015 की अगर बात होगी तो उनकी जनगणना में आज़ाद भारत की 7वीं जनगणना मानी जाती है। जनगणना आयुक्त कौन थे इस समय, तो चंद्रमौली देखने को मिलते हैं। आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्या कहता है, तो अगला आपका जम्मू में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार रूप में राम को समर्पित है, तो वह रघुनाथ मंदिर। अक्षरधाम की बात होगी तो दिल्ली स्वामी नारायण की बात होगी। कहाँ पे अक्षरधाम कहाँ है, दिल्ली में, जो कि स्वामी नारायण का है। अगला प्रश्न है जो आपका बिड़ला मंदिर है, ये कहाँ पर है, बिड़ला मंदिर है आपका दिल्ली में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है और 5 मंदिरों का ये समूह है। कौन से 5 मंदिरों का समूह? इसका निर्माण बिमल शाह कीर्ति के द्वारा कराया गया था। 5 मंदिर कौन कौन से हैं, तो वो आपका आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी और आदिनाथ, और जो जैन धर्म को समर्पित है दिलवाड़ा। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल अंकुर वाट मंदिर है और ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है कंबोडिया में। और ये कहाँ है, ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है, और जो अंकुर वाट जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, पॉलिटी का प्रश्न आया, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, तो 23 का कहता है मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को रोकने की बात करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण है। आर्टिकल 21 प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता है। अपराध दोष सिद्धि से संरक्षण आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार दिया गया, और आर्टिकल 19 से आपका वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। आरटीआई ने आपका आरटीआई है, और आपका झंडा फहराना और विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार इसमें दिया गया है। किसमें, आर्टिकल 19A में। अगला प्रश्न क्या कहता है, शांतिपूर्ण इकट्ठा हो सकते हैं आप, संघ बना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, कोई भी आप अपना व्यापार कर सकते हैं, आर्टिकल 19 जी के तहत। एफ इसमें नहीं है। अगला क्या कहता है, अगले पर आइए, संपत्ति की इच्छा। आर्टिकल 49 क्या कहता है, संपत्ति की इच्छा के बारे में बताया गया। अब क्या कहता है आपका, तो वो कहता है आपका आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता, सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। और आर्टिकल 32 क्या कहता है, ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार इसमें दिया गया है। मौलिक अधिकार कितने, 6 हैं। संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, जो पहले 7 अधिकार हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और आर्टिकल 300A जोड़ा गया, जिसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, आपका जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा है किसको, आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। डीपीएसपी से संबंधित बातें क्या है, तो अदालत में गैर न्यायिक हैं। आपका आर्टिकल 36 से 51 तक है, 4 भाग है इसमें, और आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड के संविधान के आर्टिकल 45 से ये लिए गए, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नई विशेषता के बारे किसने कहा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है। डीपीएसपी को भारतीय संविधान की नई विशेषता कहा है। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेवरिन ऑस्टिन ने कहा है। डीपीएसपी 1976 में आपका संविधान, डीपीएसपी में 1976 में संविधान होता है, जिसमें संविधान संशोधन होता है, जिसमें 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता जोड़ा गया, 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा के बारे में बताया गया है। आपका आर्टिकल 44 यूसीसी समान नागरिक संहिता, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा, आपका गोवा देखने को मिलता है। अगला है आपका 39B क्या कहता है, समान 39D, ये क्या है 39D, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात इसमें होती है। संविधान का अनुच्छेद 48 में राज्यों को संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए किसका निर्देश दिया गया, तो पर्यावरण का सुरक्षा के लिए बारे में बताया गया 48 में। और आपका जो अगला प्रश्न है 48 क्या कहता है, आर्टिकल 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन। आर्टिकल 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। आर्टिकल 50 कहता है कार्यपालिका न्यायपालिका को शक्ति में विभाजन। और आर्टिकल 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताया जाता है। 16वां क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो टेहरी बांध है, उत्तराखंड में, ऊंचाई 261 मीटर है। भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। भीलांगना भागीरथी नदी और भीलांगना नदी के संगम पर ये बना हुआ है। भांगड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश, सतलज पर बना हुआ है, 226 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है, और ये सेकंड सबसे ऊंचा देखने को मिलता है। तीसरा सबसे ऊंचा बांध पूछ लिया तो सरदार सरोवर बांध है, गुजरात में है, 163 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में देखने को मिलता है।
सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि 4.8 किलोमीटर देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो वो है जिनपिंग यालोंग नदी पर बना हुआ है। जिनपिंग है यालोंग नदी पर बना हुआ है, जो कि चाइना में देखने को साथ ही मिल जाता है। अगला प्रश्न, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को ये मिलता है। दूसरा सबसे बड़ा पुल आपसे पूछ लिया जाए विद्युत ऊर्जा संयंत्र, तो कोयना है और ये 1920 में बना था। कब बना था, 1920 में बना था, कोयना नदी पर बना था और महाराष्ट्र में स्थित है। पहला जल विद्युत संयंत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 1897 में दार्जिलिंग में बनाया, जो कि असफल रहा। तो 1902 में शिव समुद्रम में बना और ये आपका सफल रहा था जल विद्युत संयंत्र। भारत का पहला भूमिगत जल विद्युत परियोजना आपसे पूछ लिया जाए तो नाथपा झाकरी है, जो कि सतलज रिवर पर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, तो अगला प्रश्न है आपका, भारत का द्वितीय सबसे बड़ा झरना कौन सा है, तो बरेही पानी झरना है, 399 मीटर ऊंचा है और बुधबलंगा नदी पर है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछ ले तो कुचकल शिमोगा में देखने को मिलता है, शिमोगा अर्थात कर्नाटक में, और 455 मीटर ऊंचा ये देखने को मिलता है। तीसरा सबसे ऊंचा पूछ ले तो नोहक लिकाई मेघालय, और मेघालय में देखने को मिलता है। नोहक लिकाई है, मेघालय में देखने को मिलता है, 340 मीटर ऊंचा देखने को मिलता है और एक खासी की पहाड़ियों पर देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा झरना पूछ ले तो एंजल वाटरफॉल है। कौन सा, एंजल वाटरफॉल, जो कि 979 मीटर देखने को मिलता है ऊंचा, और ये कहाँ पर है, वेनेजुएला में है, देखने को मिलता है। इसको देवदूत जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत का न्यायगरा किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट को जो वाटरफॉल है उसे कहा जाता है, और ये यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में देखने को ये मिलता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या कहा गया है, जो दूसरी जलप्रपात है ये महाराष्ट्र में है, दूधसागर जलप्रपात गोवा में, धुआंधार जलप्रपात एमपी में है, और आपका सोचीपारा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है, तो आपका केरल में है, और कूने कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, मगध की प्रथम राजधानी वो थी आपका गिरिब्रज, जो कि राजगृह में थी, और सेकंड कौन सी थी, तो पाटलिपुत्र थी। मगध का संस्थापक बृहद्रथ था। बात करें इसमें जो वंश हुए थे वो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश हुए थे, और इनके जो फाउंडर थे वो कौन कौन थे, तो हर्यक वंश का बिंबिसार था, जिसने 52 वर्ष तक शासन किया है। शिशुनाग था, शिशुनाग वंश का। नंद वंश का महापद्म नंद था, और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलता है। बात करें मगध की, तो मगध गंगा एवं सोन नदियों के मध्य देखने को मिला। इसका जिक्र अथर्ववेद में देखने को मिलता है। मगध में कितने महाजनपद, तो 16 महाजनपदों का वर्णन। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो आपका नंद वंश है उसके अंतिम शासक घनानंद को हरा दिया था। क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित किया था, नंद वंश को, और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद। तो सिकंदर का भारत पर जो आक्रमण हुआ था तो घनानंद के समय हुआ था, 326 बीसी में हुआ था, और 325 बीसी में सिकंदर पोरस से लड़ता है और सिंध के शासक आम्बिक ने धोखा दिया। और क्या धोखा दिया, और पोरस ने, सिंध के एक शासक थे उसने धोखा दिया, और इसको एंट्री यहाँ पर मिल गई। हाइडेस्पीस का युद्ध की बात होगी तो विशस्ता का युद्ध, झेलम का युद्ध से कहा जाता है, और ये आपका कब होता है, ये आपका 325 बीसी में होता है। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु थे, जो कि पॉलिटिक्स देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, प्लेटो यानी कि अरस्तु की बुक कौन सी है, वो है आपका पॉलिटिक्स। प्लेटो की कौन सी बुक है, तो वो है रिपब्लिक, कौन सी है, रिपब्लिक। और सुकरात की है, कोई बुक नहीं है। सुकरात की कोई बुक है, तो आपको कहना है कोई बुक नहीं है। तो सिकंदर के थल सेना का प्रमुख कौन था, तो सेल्यूकस निकेटर था। जल सेना का निर्याकर था, और सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो बहु केफला देखने को मिलता है। प्रिय पुस्तक क्या थी सिकंदर की, तो इलियड थी, जो कि होमर ने लिखी थी, और वीरता की कहानी इसमें लिखी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित कुछ बातें कर लेते हैं, तो इसमें क्या क्या है, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं। 4 शहर काम्बुल, कांधार और मकरान और हेरात इनको दहेज में दिए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना यथार्थ, जिसको नया नाम है उसका दूसरा नाम है कार्निलिया, से शादी कर ली। और क्या सेल्यूकस निकेटर के क्या बन गए, दामाद बन गए भाई साहब। अब क्या होता है, अब आपका चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का बेटा बिंदुसार की गद्दी पर आ जाते हैं। अंतिम समय में श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और सल्लेखना व्रत के थ्रू जैन धर्म इन्होंने अपना लिया, और उपगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा दी थी, और वहीं पर ये प्राण त्याग देते हैं। इसके बाद क्या होता है, तो अगला प्रश्न है, किस
शिलालेख में अशोक ने मगध के प्रियदर्शी राजा शब्द का प्रयोग किया है? तो भाब्रू चट्टान शिलालेख है जिसमें राजस्थान से मिला है और अशोक के अभिलेख खोजे गए हैं। टी फेंथलर द्वारा इसको खोजा गया है 1750 में और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है, प्रकाश क्या है? एक तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि की चाल। ध्वनि कैसी है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की चाल पूछ ले जाए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। आसमान में बिजली पहले दिखती है और बाद में ध्वनि सुनाई देती है, ये भी ध्यान में रख लेना ये सेंटेंस। अगला प्रश्न क्या है? तो दिन के किस समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? दोपहर के समय प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्योदय सूर्यास्त के समय लालिमा अर्थात प्रकीर्णन ज्यादा देखने को मिलता है। प्रकीर्णन का कारण क्या है? आसमान का नीला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव में क्या है? तो टिंडल प्रभाव में है प्रकाश का बिखरते हुए, कणों का जो बिखरते हुए दिखाई देना, ये टिंडल प्रभाव है। इसमें क्या बताया गया है? आई किससे डिनोट होता है? आपका प्रकीर्णन से, और लैम्डा आपका है तरंगदैर्घ्य से। यानी कि यदि आपका प्रकीर्णन बढ़ा, प्रकीर्णन अगर बढ़ेगा तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इनवर्स होते हैं, क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए तीव्रता अधिक हो, प्रकीर्णन ज्यादा। क्या बताया गया? छोटी तरंगदैर्घ्य के लिए तीव्रता यदि अधिक होगी, कोहरे में, अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? तो कोहरे में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम कहाँ होता है? कोहरे में होता है। हीलियम तत्व की संयोजकता 0 है। इसमें का हीलियम है, नियोन है, आर्गन है और आपका क्या है? क्रिप्टॉन है, जिनोन है और आपका आरएन है। ये क्या है? ये हीलियम तत्व हैं और इनकी सभी की संयुक्तता कितनी होती है? 0। समूह 18 में ये आते हैं। अक्रिय गैस जिसे नोबल गैस कहा जाता है, उत्कृष्ट गैस, जीरो गैस और शाही गैस, इसकी जो खोज है वो किसने की थी? तो ये आपका अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने की थी। उत्कृष्ट गैस भी इसे कह दिया जाता है। नोबल गैस, जीरो गैस और आपका शाही गैस, ये सभी की सभी अक्रिय गैस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, हीलियम लॉकर और जो है आपका फ्रैकलैंड के द्वारा इनकी खोज की जाती है। नियॉन स्ट्रीट लाइट में यूज होती है नियॉन। आर्गन रैमजे ने खोजा था आर्गन को। इसमें क्या है? और जो आपका रेडॉन है, रेडॉन कैंसर में यूज होता है। वायुमंडल में ये नहीं मिलती है रेडॉन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस बल्ब में भरी जाती है जिसे आर्गन कहते हैं और आर्गन की खोज किसने कर दी? रैमजे ने कर दी थी। अगला है गोताखोर हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण का यूज करते हैं। अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपवाद हीलियम इसमें रहता है, यानी हीलियम में 8 नहीं रहते। अगला प्रश्न है, कैल्कोजन किस समूह संख्या से संबंधित है? तो 16 समूह संख्या से संबंधित है। ऑक्सीजन वर्ग की बात होगी, ऑक्सीजन वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि 16 जो है आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड है। 17 क्या है? हेलोजन, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, आपका क्लोरीन और आपका आयोडीन आते हैं समूह 17 में। जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी की सिफारिश विजय केलकर समिति, सार्वजनिक निजी साझेदारी पीपीपी मॉड्यूल पे ये आधारित है। पीपीपी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जीएसटी काउंसिल 279 में 0% स्लैब दूध, अनाज और फल पर लगती है और 3% की बात होगी तो चांदी सोना पर, पॉइंट आपका 25% स्लैब पत्थर पर लगती है और आपका 28% आपका तंबाकू और लग्जरी चीज़ों पर ये लगती है और 18% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल पर ये लगती है। अगला है, कौन सी संस्था है भारत में जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को ठीक करती है? तो वो आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हो जाती है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी आपका 1949 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1949 को होता है। अगला प्रश्न, आरबीआई अन्य बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है क्या? रेपो रेट पर क्या 6.5% की दर पर देता है और बैंक रेट क्या रहता है? 5.15% रहता है। आपका भारतीय जो प्रतिभूति है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो आपका बोर्ड है उसका अस्तित्व में ये कब आता है? तो ये सेबी के समय पर आता है अस्तित्व में। कब आता है? ये सेबी के समय अस्तित्व में आता है, 1988 में आता है। सेबी एक्ट कौन सा था? तो 1992 के थ्रू आया। सेबी एक्ट की बात होगी तो ये मुंबई में देखने को मिलता है इसका हेडक्वार्टर। इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो जो है आपका माधवीपुरी बुच। और पहली हेड कौन थी? तो एक महिला थी। कौन थी? महिला थी। और पहली हेड महिला कौन है? तो ये आपकी माधवीपुरी बुच देखने को मिलती हैं। सिडबी की स्थापना पूछ ले तो 2 अप्रैल 1990, हेडक्वार्टर लखनऊ में। नाबार्ड की पूछ रहा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। पूंजी इसमें 100 करोड़ रुपए। शिवरामन समिति की सिफारिश पर ये बनती है। नाबार्ड ने माइक्रो फाइनेंस की बात की है जो कि 1992 में ये स्टार्ट हो गया था, एक्ट 1981 के से। अगला प्रश्न है, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हुआ है, भरतनाट्यम से ये संबंधित हैं। पद्म विभूषण मिला 2016 में, भूषण मिला 2001 में,
कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित देखने को मिलती हैं। हाल ही में निधन हुए कुछ कलाकार हैं जिनमें आपका राजीव तारानाथ सरोद वादक हैं, पंडित उदास गजल गायक हैं, प्रभा अत्रे किराना घराना से, फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, बिशन सिंह बेदी पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और अंशुमन गायकवाड़ आपका पूर्व क्रिकेटर एवं कोच भी रहे। इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, यानी ये निधन हो चुका है इनका। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेल में यानिक सिनर इटली के देखने को मिलते हैं और आपका डेनियल मेदवेदेव को इन्होंने हराया। किसको? मेदवेदेव को इन्होंने हराया, जो कि रूस के देखने को मिलते हैं। फ्रेंच ओपन 2024 में मेल में आपका कार्लोस अल्काराज स्पेन के ये जीते हैं और जर्मनी के अलेक्जेंडर को इन्होंने हरा दिया है। विंबलडन 2024 में कार्लोस अल्काराज जीते हैं, स्पेन के हैं। यूएस ओपन 2023 नोवाक जोकोविच सर्बिया इन्होंने जीता है और रोजर फेडरर आपका स्विट्जरलैंड में हुआ है। रोजर फेडरर कहाँ के हैं? तो ये स्विट्जरलैंड से संबंधित है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ है, जुलाई 2024 में हुआ है। अच्छा, 10वां सदस्य कौन है? तो बेलारूस देखने को मिलता है और आपका ईरान आपका 9वां है, जो कि 2023 में जुड़ गया था। एससीओ 2001 में आया, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में देखने को मिलता है और भारत 2017 में जो है इसमें हुआ था। अंडर 23 अगला प्रश्न क्या है? अंडर 23 इसमें क्या कहा गया है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की बात की गई है, जो कि 2024 में क्या है? तो भारत में कुल मेडल 8 जीते हैं। इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 8 मेडल जीते हैं। इसमें 4 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर इसमें जीते हैं। होस्ट अम्मान जॉर्डन रहा है। इंडिया इसमें रैंक पहली इंडिया की रैंक रही है किसमें? अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की रैंक कौन सी रही है? फर्स्ट रही है। कितने गोल्ड जीते हैं? 4 गोल्ड जीते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 24 और बिस्वेक और किर्गिस्तान के यहाँ पर देखने को मिलते हैं। भारत की इसमें 9वीं रैंक देखने को मिलती है। अमन सहरावत गोल्ड जीतते हैं 56 kg में। यूनेस्को की बात होगी तो यूनेस्को भारत का पहला स्वायत्त शहर कौन सा है? तो वो आपका कोझिकोड हुआ है। देश का पहला संविधान गार्डन पुणे है। आयुर्वेदिक कैफे कौन सा है? तो नई दिल्ली में पहला। और नवाचार केंद्र केरल में देखने को मिलता है। देश फर्स्ट है राइस एटीएम के मामले में, उड़ीसा भुवनेश्वर देखने को मिलता है देश में। और वर्ल्ड एंड इंडिया की बात होगी, भारत और आपका विश्व की बात होगी तो पहला मैन्युस्क्रिप्ट प्लस आपका म्यूजियम पांडुलिपि ये कहाँ पर है? केरल में देखने को मिलती है। और आज की क्लास का जो प्रश्न है आपका, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो ये आपको बताना है कौन सा देश का संविधान साक्षर जिला है। एक बार आपको गूगल से सर्च करना है और आपको एक बार इस कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द आने वाली है। तो थैंक यू।